बीएमएस सौर्य में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रचना शरीर। ठीक है, रचना शरीर पेपर 1 का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है केश दंत नख शारीर। ठीक है, क्या बोला गया है? केश दंत और नख शारीर। ठीक है, सो एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सो क्या बताया गया है? आचार्य सारंगधर ने नख तथा रोम को अस्थि धातु का मल कहा है। ठीक है, क्या क्या बताया गया? आचार्य सारंगधर ने क्या बताया गया? नख तथा रोम को क्या कहा है? अस्थि धातु का मल कहा गया है। ठीक है, यथा इसका श्लोक क्या बताया गया, देख लेते हैं। कफ पित्तम मल केशु प्रस्वेदो नख रोमच नेत्रविट त्वक्षु च स्नेहो धातुना क्रमशो मल। ठीक है, क्या बोला गया था इसका? कफ रूपी जल रस धातु का, रंजक पित्त रक्त धातु का, कर्ण विट, ठीक है, नसाम मास धातु का। ठीक है, नासमल क्या है? नासामल का क्या है? मास धातु का है। ठीक है, श्वेत भेद धातु का, नख तथा रोम अस्थि धातु का, नेत्रमल मज्जा धातु का को धातु का मल कहा गया। ठीक है, तो देख लेते हैं अच्छे से क्या इसको बताया गया। कफ रूपी जल रस धातु का। ठीक है, तो रस धातु का जल क्या कहते हैं? मल क्या है? कफ रूपी जल। ठीक है, रंजक पित्त रक्त धातु का, रंजक पित्त क्या है? रक्त धातु का है। ठीक है, कर्णवीट और नासामल मास धातु का। ठीक है, श्वेत भेद धातु का, श्वेत मेद धातु का, सॉरी ये होना चाहिए आपका मेद धातु का। ठीक है, और नख तथा रोम क्या है? अस्थि धातु का। ठीक है, नेत्र का मल क्या है आपका? मज्जा धातु का मल है। ठीक है, तो ये बताया गया। नेक्स्ट क्या बता रहा है? कहीं कहीं पर युवान पीड़िका को शुक्र धातु का मल कहा गया। ठीक है, क्या बताया गया? युवान पीड़िका को शुक्र धातु का मल बताया गया। केश तथा दंत की उपधातु में गणना की गई है। केश तथा दंत की क्या है? उपधातु में गणना की गई है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये उपधातु है। ठीक है, निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्षीर रस धातु की उपधातु है। ठीक है, रज क्या है? रक्त धातु की उपधातु है। वसा क्या है? मास धातु की उपधातु है। श्वेत क्या है? मेद धातु की उपधातु है। दंत है आपका अस्थि की उपधातु है। केश क्या है आपका? मज्जा की उपधातु है। ओज क्या है? शुक्र का उपधातु है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं जो दंत और केश है। ठीक है, तो दंत किसका आपका है? अस्थि का उपधातु बताया गया। केश बताया गया आपका मज्जा का उपधातु। ठीक है, तो चलिए इसका पंच भौतिक संगठन स्वरूप देख लेते हैं। पंचभौतिक स्वरूप। ठीक है, क्या बताया गया? आयुर्वेद के सिद्धांतों में पांच भौतिकता का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य पंचभौतिक स्वरूप में होते हैं, जिसमें कुछ महाभूत प्रधान होते हैं तथा शेष अन्य महाभूत अप्रधान रूप से सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मेद धातु में पृथ्वी तथा जल महाभूत की प्रधानता होती है। क्या बोला है? जो मेद धातु आपका है, ठीक है, इसमें पृथ्वी और जल महाभूत की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया? अस्थि धातु में पृथ्वी तथा वायु महाभूत की प्रधानता होती है। जो आपका अस्थि महाभूत है, ठीक है, इसमें अस्थि धातु, सॉरी, अस्थि धातु में क्या है? पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मज्जा धातु में जल महाभूत की प्रधानता होती है। जो आपका मज्जा धातु है, ठीक है, इसमें क्या है? जल महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया? इस प्रकार दंत जो कि अस्थि धातु की धातु है, ठीक है, इसमें पृथ्वी तथा वायु महाभूत। ठीक है, क्या बोला गया? जो दंत है वो क्या है? अस्थि धातु का क्या है? उपधातु। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? इसका जो महाभूत प्रधान है, ठीक है, वो क्या है? पृथ्वी और वायु महाभूत से बना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। केश मज्जा धातु की उपधातु होने से जल महाभूत की प्रधानता मानी जाती है। जो केश है आपका मज्जा धातु की उपधातु है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें क्या है? जल महाभूत की प्रधानता मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नख को अस्थि धातु का मल होने के कारण इसे पृथ्वी तथा वायु महाभूत की प्रधानता मानी। तो क्या बताया गया? जो नख है आपका, वो क्या है? अस्थि धातु का मल है। ठीक है, उसके कारण क्या है? पृथ्वी तथा वायु महाभूत की इसमें प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया? व्यवहारिक उपयोग। व्यवहारिक उपयोग में क्या बताते हैं? रोग उत्पन्न होने के पश्चात इनकी चिकित्सा हेतु द्रव्य प्रयोग या रस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो व्यवहारिक उपयोग क्या होता है? रोग उत्पन्न के पश्चात, रोग उत्पन्न होने के बाद इनकी चिकित्सा हेतु द्रव्य प्रयोग या रस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूंकि द्रव्य तथा रस का भी अपना पंचभौतिक स्वरूप होता है, अतः इनके संगठन के अनुसार द्रव्य रस का प्रयोग करने से शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त होती है। ठीक है, क्या बताया गया? जो आपका द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य हो क्या है? वो भी पंचभौतिक स्वरूप का है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? इनके संगठन के अनुरूप, इनके जो संगठन है पंचभौतिक संगठन, उसके अनुरूप द्रव्य या उसका रस का प्रयोग करना क्या होता है? शीघ्र आरोग्यता को प्राप्ति करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या टर्म है? स्वभाव। ठीक है, क्या बताया गया? आचार्य चरक ने केश नख, ठीक है, तथा दंत को पित्तज भाव के अंतर्गत, ठीक है, माना है, अर्थात पितृज भाव के अंतर्गत। ठीक है, पितृज भाव के अंतर्गत माना है, अर्थात पितृज भाव से उत्पत्ति बताई है। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? आचार्य चरक ने केश तथा नख को क्या बोला है? पितृज भाव से अंतर्गत माना गया। ठीक है, पितृज भाव के अंतर्गत माना है, अर्थात पितृज भाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बोला गया यह गर्भ पिता से भी उत्पन्न होता है तथा पिता के बिना इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले जरायुज प्राणियों की भी उत्पत्ति पिता के बिना नहीं होती। गर्भ में पिता से उत्पन्न होने वाले भाव के अंतर्गत केश, श्रमशु, नख, रोम, दांत, अस्थि, शिरा, स्नायु, धमनी तथा वीर्य का ग्रहण किया है। ठीक है, तो जो पिता से कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? क्या क्या उत्पन्न होता है? पिता से उत्पन्न होता है केश, श्मश्रु, नख, रोम, दांत, ठीक है, अस्थि, शिरा, स्नायु, धमनी तथा वीर्य का ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बताया गया? केश, नख तथा दंत के प्राकृत विकृत स्वरूप तथा व्याधियां। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? जो आपका केश, नख और दंत है, ठीक है, केश, नख तथा दंत के प्राकृत विकृत स्वरूप तथा उसकी व्याधियां। ठीक है, सो चलिए ये देखते हैं एक एक करके। एक एक करके हम लोग केश, नख, दंत के प्राकृत विकृत का स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, कि प्राकृत रहेगा तो उसका स्वरूप कैसा दिखेगा। ठीक है, यदि विकृत रहा तो उसका स्वरूप कैसा दिखेगा, तथा उन सबकी व्याधियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है दंत। ठीक है, तो आइए देखते हैं दंत के बारे में क्या क्या बताया गया है। आयुर्वेद ने दांतों को अस्थि माना है। ठीक है, आयुर्वेद ने क्या बोला है? दांतों को अस्थि माना है।
नेक्स्ट क्या बताया, धातु को रोचक अस्थि कहा गया। ठीक है, धातु कौन सा अस्थि माना जाता है, धातु को रोचक अस्थि माना जाता है। ठीक है, काश्यप संहिता तथा अष्टांग संग्रह में दंत संबंधित विस्तृत वर्णन आया है। काश्यप संहिता और अष्टांग संग्रह में क्या है, दंत के संबंधित विस्तृत वर्णन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, दशनास्तु रुचिकानी। ठीक है, अर्थात क्या है, दशन यानी दंत, रुचक यानी तेजस्वी चमकने वाला अस्थि है। ठीक है, नेक्स्ट है दंत उत्पन्न होने का काल। दीर्घायु बच्चों में 8वें मास में अथवा इसके बाद दंत निकलते हैं। ठीक है, तो जो दीर्घायु बच्चे हैं, ठीक है, उनमें क्या है, 8वें मास, 8वां महीना, ठीक है, अथवा इसके बाद दांत निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, अन्य बालकों में चौथे मास में दांत निकलते हैं। ठीक है, बहुत छोटी उम्र में दांत निकलने के कारण उत्पन्न वेदना से पीड़ित बालकों में धातु संपूर्ण बलवान नहीं होते। ठीक है, क्या बताया गया कि अन्य कुछ बालक हैं जिसमें चौथे मास में दांत निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटी उम्र में अगर दांत निकल गए तो उनसे उत्पन्न होने वाली वेदना से क्या हो जाता है, बालकों के संपूर्ण जो धातु है, ठीक है, वो बलवान नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, बालक के दूध के दांत गिरने का काल, जो आपका मिल्क टीथ रहता है, ठीक है, उसका गिरने का काल क्या बताया गया। तो बालक का जिस माह में जो दूध दांत, ठीक है, अर्थात दांत उत्पन्न होता है, वह दांत उस वर्ष में गिरता है। प्रायः 8वें वर्ष में पहले दांत निकल आते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, बालक का जिस माह में जो दांत आएगा, ठीक है, उत्पन्न होता है, जिस माह में दूध का दांत जब उत्पन्न होता है, ठीक है, वह दांत क्या है, उस वर्ष में गिरता है, उस वर्ष में क्या हो जाएगा, वो दांत गिर जाएगा। ठीक है, प्रायः 8वें वर्ष से पहले दांत निकल आते हैं, 8वें वर्ष के पहले क्या है, दांत निकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, इष्ट योग्य शरीर के लक्षणों में दांत के लक्षण। ठीक है, सो क्या क्या बताया गया, दांत प्रमाण में बड़े, पतले, स्निग्ध, शुक्लवर्णी, घन और मित्रता मजबूत होती है। ठीक है, संपुष्ट होते हैं। ने क्या है, नेक्स्ट क्या बताया गया आपका, दंत मूल गुड़ गहरे बाहर से दिखाई न देने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दंत विषय अरिष्ट, दंत के विषयक अरिष्ट, यदि रोगी के दांत मल से लिप्त हो, अधिक श्वेत हो तथा दांतों पर शकरा जमी प्रतीत हो तो गतायु समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, टीथ के बारे में बताया गया, टूथ डिके और डेंटल कैरीज is common disease of teeth. It occurs on tooth surface causing decay and loss of the tooth and may lead to the infection or to the paranasal sinus or surface of the face and neck. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेरी ओडोंटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरी ओडोनेटल मेम्ब्रेन। ठीक है, मायू रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टीथ। बिसाइड डायबिटीज, ऑटोइम्यून कंडीशन, एनोरेक्सिया एंड ब्यूलिमा में अफेक्ट द टीथ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ दंत रोग। आचार्य सुश्रुत ने 8 दंत रोग यथा धालन, कृमि दंत, दंतहर्ष, भंजक, शकरा, अ, कपालिका, ठीक है, स्याद दंतक तथा अनुमोक्ष का वर्णन किया है। आचार्य वाग्भट तथा शारंगधर ने 10 दंत रोग माने हैं। इन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप से वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, सो ये सारे आपके 8 दंतों हैं। ठीक है, कौन कौन से, दालन, कृमि दंत, दंतहर्ष, भंजक, ठीक है, नेक्स्ट है दंत शकरा, ठीक है, कपालिका, ठीक है, स्याद दंत, स्याव दंत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अनुमोक्ष है। ठीक है, सो आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। इसमें दालन में कौन सा दोष है, वात से उत्पन्न होता है। ठीक है, लक्षण क्या है, दांतों का फटना, तीव्र रुझा। ठीक है, नेक्स्ट कृमि दंत क्या है, वात दोष के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसका लक्षण, स्रावी, महारुझा और काला रंग। ठीक है, दंत हर्ष क्या होता है, वात से उत्पन्न होता है। ठीक है, शीत तथा उष्ण अस्पर्श होता है। ठीक है, शीत और क्या है, उष्ण उसको अस्पर्श होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भंजनक, ठीक है, कफ तथा वात से, ठीक है, दंत भंग, तीव्र रुझान, मुख का टेढ़ा होना। ठीक है, दंत शाखरा क्या है, उसमें कोई भी दोष से उत्पन्न नहीं। ठीक है, दांत का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसका लक्षण है। कपालिका क्या है, पूर्वोक्त जमी शाखरा के कारण दंत वल्कल नष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, शवाय दंत, रक्त तथा पित्त से श्याव नीले वन का हो जाता है। ठीक है, दंत अनुमोक्ष क्या है, वात से होता है, अनुसंधि विसहंत, ठीक है, अर्धित सदृश लक्षण। सो इस तरीके से आपका दंत टॉपिक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मुड़ते हैं, जो कि आपका नख है। सो क्या बताएगा आइए देखते हैं। स्थिरा वृंता, स्निग्ध अस्ता, भ्रष्टा अंग, ठीक है, कर्म अकारा कर्जा, स्थिर गोलाकार चिकने ताम्रवर्ण के लाल ऊंचे उठे हुए तथा कछुए की खोपड़ी की तरह उतार चढ़ाव युक्त नख होते हैं। ठीक है, तो नख क्या बताया गया, स्थिर होते हैं, गोलाकार होते हैं, चिकने होते हैं, ताम्रवर्ण के लाल, ठीक है, ऊंचे उठे हुए तथा कछुए की खोपड़ी की तरह क्या होते हैं, उतार चढ़ाव युक्त नख उत्तम होते हैं। ठीक है, उत्तम क्या कहते हैं, उत्तम नख के लक्षण बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नख विषयक अरिष्ट। नख विषयक अरिष्ट क्या बताया गया, तस्य चिनख्या वीतम मासम शोणिता पक्व जंबव वर्णा जीव परासुरति विघात। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, रोगी के नख यदि मांस तथा रक्त से शून्य प्रतीत हो तथा पक्के जामुन फल सदृश वर्ण हो गए हो, ठीक है, तो रोगी का गत प्राण समझना चाहिए। यहाँ पर उपरोक्त वर्ण साइनोसिस का घोतक है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि रोगी का यदि नख जो है वो मांस तथा रक्त से शून्य प्रतीत हो, क्या है, मांस और रक्त से क्या है, शून्य प्रतीत हो तथा पके जामुन के फल का सदृश वर्ण हो, पके जामुन के फल का क्या है, वर्ण हो, ठीक है, नख का वर्ण हो गया, तो रोगी का क्या है, गत प्राण समझना चाहिए। यहाँ पर उपरोक्त वर्ण जो वर्ण बताया गया, ठीक है, वो साइनोसिस का घोतक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेल के एबनॉर्मेलिटीज को देख लेते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटीज इन नेल्स शो वेरियस डिजीज। सबसे पहले क्या है, क्लबिंग किसके लिए होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, ऑनकाइलोसिस क्या है, सोरियासिस फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, कॉइलोनिकिया आयरन डेफिशिएंसी, ट्रांसवर्स रीडिंग सिस्टमैटिक इलनेस, वाइट स्ट्रेक फंगल इन्फेक्शन, ग्राफोसिस ट्रॉमा और एजिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिकोनचिया क्या है, आपका लीवर डिजीज से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आयुर्वेद के हिसाब से देख लेते हैं, नवगत रोग,
क्या है चिप, ठीक है। क्या बताया गया इसमें, पित्त तथा वात नक मांस में अधिष्ठित होकर पीड़ा जलन तथा पाक उत्पन्न करते हैं, इसे ही चिप रोग कहते हैं। उपनक तथा शत रोग कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, पित्त और वात नक के मांस में अधिष्ठित होकर क्या पीड़ा जलन तथा पाक उत्पन्न करते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। उपनक तथा शत रोग भी कहा जाता है, ठीक है इसे। नेक्स्ट आपका क्या है, कुनक, इसके क्या लक्षण है, चोट लगने से प्रदृष्ट, ठीक है, नक रुक्ष काला तथा कठिन हो जाता है, इसे कुनक या कुलीन कहा जाता है, ठीक है। सो ये दो आपके क्या हो गए, नकगत रोग हो गए, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है केश, ठीक है। सो क्या बताया गया इसमें, एक एक केश अलग अलग निकले हो, मृदु अल्प स्निग्ध तथा जिनका भूल दृढ़ हो तथा काले हो, ठीक है, ऐसे प्रशस्त माने गए हैं, ठीक है। तो प्रशस्त केश कौन कौन से माने गए, एक एक केश जो है उसमें से अलग अलग निकले हो, ठीक है, मृदु हो, अल्प हो, स्निग्ध हो तथा जिनका भूल क्या है, दृढ़ हो, ठीक है, और तथा वह काले हो, ऐसे को क्या बोला जाता है, प्रशस्त केश, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, केश विषेप अरिष्ट, ठीक है। तो केश विषेप अरिष्ट क्या है, रोगी के केश और रोम को पकड़कर खींचे, यदि खींचने पर केश और रोम उखड़ जाए तथा वेदना न हो तो गतायु समझना चाहिए, ठीक है। सो क्या बताया गया इसमें, सो नेक्स्ट है क्या आपका, मॉडर्न के टर्म में बताया गया, ठीक है, इसको देख लेते हैं। विद हाइपोथायरॉयडिज्म द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ ड्राई स्किन एंड थिनिंग ऑफ हेयर, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है आपके ड्राई स्किन के और थिनिंग ऑफ हेयर। इंक्रीज स्वेटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरोसिक पेशेंट, ठीक है। ठीक है, हु में ऑल्सो कंप्लेन ऑफ हेयर लॉस पर्टिकुलरली अर्ली आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। इन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है, द स्कैल्प हेयर इज थिन, द आईब्रोज एंड द बॉडी हेयर एब्सेंट, ठीक है। तो आयुर्वेद में वर्णित अष्टनंदित पुरुष के अंतर्गत अतिलोम तथा अलोम पुरुष के अंतर्गत अतिलोम तथा अलोम पुरुष का वर्णन है, ठीक है, जो कि मेद धातु विकृति के अंतर्गत समाहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ हेयर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्या है, लेस हेयर, क्या क्या बताया गया है, जनरलाइज में देख लेते हैं, टीलोजन एफिलिबियम, ठीक है, सीवियर इलनेस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, आयरन डेफिशिएंसी, ड्रग पर्टिकुलरली साइटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, लोकलाइज देख लेते हैं, मेल पैटर्न ब्लैंडनेस, नेक्स्ट क्या आपका एलोपेशिया एरेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कैरिंग है, इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल है, फंगल हो गए, ट्रोमेटिक हो गए, ठीक है। फिर क्या है, लाइशन प्लानस हो गए, ठीक है। फिर ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, ठीक है, क्या है, एरिथ्रोमेटोस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या रहता है, बीपा जो कि है हाइपर ट्रिकोरिस एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जनरलाइज में देख लेते हैं, रेशियल फैमिलियल, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है, एनोरेक्सिया नरोसा, ठीक है, एंड्रोजन के हिसाब से। लोकलाइज में देख लेते हैं क्या क्या है, नेवियोइड इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑक्यूलेशन। फिर आयुर्वेद के हिसाब से देख लेते हैं, केशगत रोग कौन कौन से हैं, खालित्य हो जाते हैं, और क्या है, दारुणक हो गए, ठीक है, अरुण शिका हो गए, ठीक है, और पालित्य हो गए, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन देख लें, वात पित्त के साथ मिलकर रोम कूपों में जाकर केश को गिरा देता है, पश्चात रक्त के साथ कफ मिलकर रोम छिद्र को बंद कर देता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही इंद्रग्लुक, खालित्य तथा रुचिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, दारुणक, कफ तथा वात के प्रकोप से केशों का स्थान कठिन कंडू युक्त रुक्ष तथा दारर युक्त हो जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दारुणक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अरुण शिका, कफ रक्त तथा कृमि के कारण सिर के अनेक मुखवाली तथा क्लेद युक्त पीड़िका को अंशिका कहते हैं, ठीक है, अरुणशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, पालित, क्रोध शोक तथा श्रम एवं शरीर ऊष्मा से प्रकुपित पित्त केशों को पकाकर पालित रोग की उत्पत्ति कर देता है, ठीक है। सो विद दिस आपका केश दंत और नक्शारी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो एक ब्रीफ आप देख सकते हैं सब पूरा। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।